मोहतरमा सायरा शाह हलीम से एक मुलाकात कर रहा हूं और इस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इंतखाब को वो किस नज़रिए से देख रही हैं और वो अपनी जीत को लेकर कितनी पुरुम्मीद है। जी, तो मोहतरमा, आपका शमीम लाइव में इस्तकबाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब सारे दर्शकों को। मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोग्राम को। मेरा पहला सवाल है कि आप इस कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन में खड़ी हुई है बहैसियत CPM कैंडिडेट। इससे पहले भी फवाद हलीम साहब इसी कंस्टिट्यूंसी से खड़े हुए थे। आपको अब कैसा लग रहा है, इसलिए कि इस वक्त जो यहाँ पे तृणमूल का एक कैंडिडेट है जिसको आसनसोल से जो बीजेपी में खड़ा होकर कामयाब हुए थे और अब वो TMC में है, तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि बंगाल के लोग, कलकत्ता के लोग इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मैं 2 बीजेपी कैंडिडेट के जो हूँ ख़िलाफ़ लड़ रही हूँ इलेक्शन। तो एक कैंडिडेट जो अभी फ़िलहाल बीजेपी से आए हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी दल तो आदमी बदल सकता है, लेकिन सोच और जो रवैया का होता है वो तो कभी बदलता नहीं है। तो एक का पता नहीं, मुझे तो लगता है मैं 2 के साथ अभी फ़िलहाल अभी कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। आपने इस बार अपने मैनिफेस्टो में क्या रखा है? आप अगर यहाँ से जीत कर आती हैं तो पहला क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, CPM का जो मैनिफेस्टो है वो अभी है, वो ही रहेगा। तो अभी हम लोग ग्रोथ के ऊपर राजनीति करेंगे, मतलब कोई पर्सनल जो होता है किसी का बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे सांप्रदायिकता का कोई शासन नहीं करेगा, हिंदू मुस्लिम। अब देख रहे हैं जब होता है चुनाव तो बहुत ही पोलराइज हो जाता है, लोग हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद ये सब बातें करते रहते हैं, लव जिहाद और फलाना फलाना हिजाब, यही टॉपिक्स, मतलब कोई नीतियों पे कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती है। तो इस सब से हट कर मैं एक नई राजनीति लाना चाहती हूँ ताकि एक साफ़ सुथरी राजनीति हो। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बहुत लोग जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनको भी दिया जाता है टिकट, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो इस तरह की जो क्लीन पॉलिटिक्स है उसी में मैं शामिल होना चाहती हूँ। और बालीगंज हल्के में आप देख लीजिए, एक बड़ी दिलचस्प एक कंस्टिट्यूंसी है, मिक्स्ड है। वहाँ पे हाई राइजेस भी है और वहाँ पे बहुत अंडर डेवलप एरियाज़ है जिनको डेवलप करना होगा। तो अभी हाल होगा ये पैंडेमिक के, बहुत लोग ड्रॉप आउट हो गए हैं एजुकेशन सिस्टम से और बहुत लोगों ने की जो नौकरियाँ उनने अपनी गंवा दी हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो लोग अभी बेरोज़गार हैं उनको वापस लेके आना है जॉब्स में। और 2 साल में जो बच्चों की जो तालीम जो बहुत सफ़र की है उसको मेकअप करना है, क्योंकि 2 साल में हर एक की तो बस की बात नहीं है कि लैपटॉप खोल के पढ़ाई करे, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। या फिर फ़ोन के ऊपर डिजिटल जैसे कैंपेन चल रहा है, डिजिटल एजुकेशन जो है वो प्राप्त करे। तो ये होगा कि ट्रांजिशन कैसे दिया जाए और कितने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जो 12 से 15 जो इन लोगों का वैक्सीनेशन खुल गया है, प्रायोरिटी बेस इन लोगों को मिले ताकि ये लोग अपने अपने क्लासरूम में जाएं और महफूज फील करें। असेंबली में मैडम, इस वक्त बंगाल असेंबली में एक भी सीट CPIM को नहीं मिला है। आपको क्या लगता है कि इस बार आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतकर एक सीट बंगाल को दे सकती है? देखिए, हर राजनीतिक दल का उतार चढ़ाव होता है। एक ज़माना था TMC की भी एक भी सीट नहीं थी, एक ज़माना था BJP की भी एक सीट नहीं थी। तो अभी बहुत उम्मीद है बालीगंज कंस्टिट्यूंसी में, क्योंकि यहाँ का रिस्पॉन्स अच्छा है और एक बार एक सीट मिल जाए तो आगे भी सीटें मिलेंगी। बस लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो जीतना है, वही बाकी रह गया है। क्योंकि जनरली आप देखा जाए ऐसे रहता है कि विनिंग पार्टी को सीट दिया जाता है। और पहले भी लोकसभा चुनाव में और पिछले साल जो हम लोग वेस्ट बंगाल असेंबली का जो चुनाव हुआ था उसमें देख रहे थे, पोलराइज इलेक्शन था। वो बीजेपी से बचने के लिए लोग एक दिए थे, एक फ्लैग को दिए थे या एक पॉलिटिकल पार्टी को दिए थे ताकि वो उनको बचना था। लेकिन फ़िलहाल इस इलेक्शन का रवैया अलग है, हवा अलग है और लोगों का जो जिस बेसिस पे वो चूज़ करते हैं अपना MLA, उनका भी वो अलग रवैया है।
डे टू डे महंगाई बढ़ रही है, लोग इस पे बातें नहीं कर रही हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति और सियासत कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों को, आम लोग चूँकि धर्म के नाम और महंगाई पे उनके नज़र उस तरह नहीं होती है, तो उनके लिए आप डोर टू डोर कैंपेन करके क्या कहना चाहेंगे? डोर टू डोर ये कैंपेन करूँगी कि यहाँ पे जो है किसी के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है वो सांप्रदायिकता का शासन करने के लिए। हम लोग नीतियों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और जो है सबकी जो आम जिंदगी रोज़गार है उसी पे हम लोग ख्याल रखेंगे, उसी पे जोर देंगे, ताकि रोज़ की जो ज़िंदगी है, जो बेसिक जो साधन है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, सीवेज है, ड्रेनेज है, वो कम से कम बेसिक साधन तो लोगों को मिलें। कि भाई 21वीं सदी में अगर बेसिक कमोडिटीज़, बेसिक साधन नहीं मिल रहे, महंगाई दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आप पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम देख लीजिए और हाउस होल्ड कमोडिटीज़ के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो इन सब पे हम लोग जो है पॉलिसी बनाएंगे, नीतियाँ बनाएंगे, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आम आदमी की जो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके। बंगाल असेंबली के साथ साथ कोलकाता कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ है, यहाँ भी सीपीएम को खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली है। इस वक्त सीपीएम अपने आप में एक वजूद की लड़ाई लड़ रही है, तो यहाँ पे आप अपने हलके में कहाँ पाती हैं आप खुद? देखिए, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है और यहाँ की जो है केडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ के केडर्स कहीं भाग नहीं रहे। अब देखिए, जब ये 2011 में जब सीपीएम जब हार गई थी, इतने सालों वो सत्ता में रही और तृणमूल टीएमसी की सरकार बनी, तो बहुत लोग सीपीएम से टीएमसी में आ गए थे वो। तो यहाँ तो केडर आइडियोलॉजी बेस्ड है, उनको हार जीत से मतलब नहीं है। उनकी जो है आइडियोलॉजी जो है वो वर्किंग क्लास के साथ है, वो गरीबों के साथ है, वो पिछवाड़े में जो लोग हैं उनके साथ है, वर्किंग क्लास कम्युनिटी के से। और वो एक धर्मनिरपेक्ष एक पॉलिटिक्स करना चाहती है, जो धर्म के नाम पे जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके खिलाफ है। जी, आपके हलके में माइनॉरिटी की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उन माइनॉरिटी के लिए आप अगर जीत के आती हैं तो उन माइनॉरिटी के लिए खास क्या काम करना चाहती हैं? देखिए, माइनॉरिटीज़ अभी आपने देखा होगा सच्चर कमेटी रिपोर्ट में बताया था 2008 में कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो SC ST से भी उनके हालात बदतर हैं। तो ये लोगों को पता नहीं है, तो ये उनकी बहुत अफसोस होता है कि अभी भी उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हर मौके पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप इसी हाल में देख लीजिए, अब कौन से कैंडिडेट कौन सी पार्टी से वो आपको सामने पता है, वो कौन सी पार्टी में वापस जाएंगे, जो ओरिजिनल पार्टी है उनका भी कोई ठीक नहीं है। तो उनके लिए कौन खड़ा है? लीडरशिप नहीं है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट, एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है मतलब धर्म के नाम पर। तो ये इक्विटी बेस्ड होनी चाहिए कि जो आदमी, जो इंसान डिज़र्विंग है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है ये वो, लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन की लहर चल ही रही है, तो इसको समाप्त करना है ताकि इक्विटी बेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को। आप एज ए एजुकेटर अपने हलके में क्या काम करना चाहेंगे? हल्के में ये काम करेंगे कि यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो, एजुकेशन, फ़ीमेल एजुकेशन पे ज़ोर, और बाकी जो बच्चे जो एजुकेशन फोल्ड से निकल गए हैं उनको वापस उस एजुकेशन फोल्ड में लाना है। तो एज ए एजुकेटर ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी की बात होगी। मैडम, ख़ास तौर से आप उन ड्रॉप आउट बच्चों के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी तालीम पूरी नहीं कर सकते हैं? इसकी वजह, ख़ास वजह है कि माशी तौर पे वो कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जाते हैं। नहीं, सबसे बड़ी जो अगर प्रगति चाहिए तो तालीम तो हासिल करनी पड़ेगी। तो तालीम से ये बच्चे जो हैं निकल गए हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। और बच्चों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग आ जाइए, अपना जो आप पढ़ाई छोड़ दिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रहे और कहीं भी तालीम में आपकी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में इस वक्त हम लोग जो देख रहे हैं कि बीजेपी एक मुनाफरत की बीज बो रही है और कास्ट रिलीजियस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है उस पर उतर आई है, और इस बार उन लोगों को कामयाबी भी मिली है। अगर इसी तरह ये पार्टी अगर 10 साल रह जाती है तो हिंदुस्तान का नक्शा, और आप हिंदुस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, ये लोग जो है संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ से प्रयत्न ये है कि संविधान कैसे हम लोग रोकें,
और कैसे एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही रहन सहन, एक ही है। लेकिन इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, वो सब धर्म को एक्सेप्ट किए और आगे भी हर धर्म का आदर और सम्मान करती चली आएगी। तो ये जो उनका प्रयत्न है कि एक भाषा, एक यूनिफॉर्म, वो एक ड्रेस कोड, एक तरह का रहना, एक संस्कृति, ये कभी भी ये मुल्क के लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा। आप साउथ इंडिया में देख लीजिए जो कल्चर है, आप नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए, पंजाब जाके देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, कहीं भी जाके देख लीजिए, बोलेंगे अपना लैंग्वेज हटाओ, कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं, कोई नहीं बोलेगा हम हिंदी एक्सेप्ट करेंगे। पूरे इंडिया में सब अपने अपने लैंग्वेज के लिए लड़ेंगे। अब इंडिया पाकिस्तान का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1970, वो किस मुद्दे पे हुआ था? वो लैंग्वेज इम्पोजिशन हुई जा रही थी, वो उर्दू वो थोपा जा रहा था, बांग्ला थोपा, हाँ, तो नहीं, उर्दू थोपा जा रहा था ये बांग्ला स्पीकिंग लोगों पे। तो इस तरह का ये तानाशाही लोगों को मंजूर नहीं थी ये बात, क्योंकि बांग्ला का ये प्राउड थे अपने, तो क्यों इम्पोज किया जाए? जो जिसकी ज़ुबान है उसी में आदमी को कंफर्ट दी जाने। इम्पोज अगर आप करेंगे तो विरोध होगा। इम्पोज मत करिए, कोई कल्चर, कोई ज़ुबान या कुछ इम्पोज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ फ्री विल। एज ए राइटर आप समाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त? असेंबली कंस्टिट्यूंसी के जो बालीगंज असेंबली कंस्टिट्यूंसी का इंतखाब होने वाला है, आप समाज को, यहाँ के समाज को, खासतौर से अपने कंस्टिट्यूंसी, अपने हलके के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने हलके को मैं अब ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि आप लोग सोच समझकर अपना कीमती वोट दीजिए। अभी हालात बहुत गंभीर हैं, जैसे आप देख रहे हैं, लोग दल बदल रहे हैं और किस मकसद से आए हैं, और यहाँ पे जो है जनता जो है उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग सावधान रहिए और अपना होमवर्क करिए, अपना रिसर्च करिए। गूगल पे सब कुछ है, किसने क्या किया पास में नहीं किया वो तो मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग बेहतर जानते हैं। और हम लोग आप ही के साथ खड़े हुए हैं और आगे भी आपके दुख सुख में, मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के CPIM कैंडिडेट्स मोहतरमा सायरा शाह हलीम। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए। चाय